और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात जारी है। सर गंगाराम अस्पताल में अखिलेश यादव और आजम खान की इस वक्त मुलाकात चल रही है। जेल से आने के बाद आजम और अखिलेश की ये पहली मुलाकात हो रही है। बता दें कि सर गंगाराम अस्पताल में तबियत खराब होने के बाद आजम खान भर्ती हुए थे। हालांकि अभी उनकी हालत स्थिर है और आज आजम खान और अखिलेश यादव की ये महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है, जो इस वक्त अस्पताल के भीतर चल रही है। दिल्ली पहुंचकर सीधे सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे हैं अखिलेश यादव। बता दें कि महीनों की जेल काटने के बाद आजम खान बाहर आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई राजनीतिक लोगों से मुलाकात की, लेकिन आजम खान की इस दौरान अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं हुई थी। और जेल आने के बाद, जेल से वापस आने के बाद ये आजम खान और अखिलेश यादव की पहली मुलाकात है, जहां उपचुनाव लोकसभा सीटों पर होने वाले हैं। ऐसे में अपनी रणनीति को लेकर अखिलेश यादव आजम खान के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं, ये संभावना जताई जा रही है। और बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि लगातार सुर्खियां थी कि आजम खान अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी के नेताओं से नाराज हैं, मुलायम सिंह यादव से नाराज हैं, ये बात सामने आ रही थी। आजम खान ने भी जेल से बाहर आने के बाद कहा था कि उन्हें अपनों ने ज्यादा दुख पहुंचाया, जिसके कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव के जेल में मुलाकात न करने पर आजम खान की नाराजगी है। ऐसे में ये मुलाकात किस तरह से उन दूरियों को भरती है, उन दूरी की खाई को पाटती है जो अखिलेश यादव और आजम खान के बीच नजर आ रही है, ये देखना होगा। जहां उत्तर प्रदेश की आगे की रणनीति, चुनावी रणनीति को लेकर दोनों ही नेताओं के बीच महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं लोकसभा की, जिस पर खुद अखिलेश यादव और आजम खान ने इस्तीफा दिया है। रामपुर की सीट इसमें शामिल है, आजमगढ़ की सीट इसमें शामिल है। इसे लेकर रणनीति बनाई जा सकती है। तो वहीं 2024 के जो चुनाव लोकसभा के होंगे, उसमें भी दोनों का साथ रहना, पार्टी का मजबूत रहना बहुत महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता इस बात को कह रहे हैं। ऐसे में क्या ये मुलाकात आजम खान की नाराजगी को दूर करेगी, जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से बताई जा रही है, ये देखना होगा। फिलहाल जानकारी आपको दे दें कि काफी देर हो चुकी है अखिलेश यादव और आजम खान की इस मुलाकात को चलते हुए। सर गंगाराम अस्पताल में सीने में दर्द होने के बाद वे भर्ती हुए थे आजम खान, जिसके बाद सोमवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से भी मुलाकात हुई थी। फारूक अब्दुल्ला पहुंचे थे मुलाकात करने आजम खान से, और उसके बाद अब अखिलेश यादव पहुंचे हैं सर गंगाराम अस्पताल। दिल्ली में अस्पताल है जहां अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात चल रही है। जेल से आने के बाद आजम खान और अखिलेश यादव की ये पहली मुलाकात है, और ऐसे में ये पहली मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। आजम खान के समय समय पर इंटरव्यूज में भी नाराजगी भरे अंदाज नजर आए थे, और ऐसे में अखिलेश यादव की जो पहल है, ये इन दूरियों को कितना खत्म कर पाएगी, इस खाई को भर पाएगी या नहीं, ये देखना होगा। और ऐसे में कपिल सिब्बल की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। एक सेतु का वो रूप निभा सकते हैं, एक सेतु की तरह क्या इन दोनों नेताओं के बीच काम वे करेंगे, और उनका ये जो प्रयास है क्या ये सफल होगा या नहीं, इसका अब इंतजार करना होगा। जब अखिलेश यादव मुलाकात कर बाहर आते हैं और उसके बाद अगर मीडिया में इस मुलाकात के बाद अगर कोई बयान दिया जाता है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की आगे की राह कैसी होगी। और पिछले 40 मिनट से लगातार दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात चल रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 40 मिनट का समय हो चुका है। अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात लगातार चल रही है, जहां 27 महीने की जेल काटने के बाद आजम खान बाहर आए। 20 तारीख को वे बाहर आए थे, और उसके बाद अब आप देखिए 1 जून आज है, और आज ये मुलाकात हो रही है अखिलेश यादव की आजम खान से। दिल्ली में मुलाकात हो रही है। उत्तर प्रदेश में जब इतने दिन ये दोनों नेता मौजूद थे, तब मुलाकात नहीं हुई, और अब दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल में आजम खान भर्ती हैं। सीने में दर्द होने के बाद वे भर्ती हुए थे, और उसके बाद अब ये अखिलेश यादव की और आजम खान की मुलाकात चल रही है। तो जेल से बाहर आने के बाद अखिलेश और आजम की ये पहली मुलाकात है। 40 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका है जब ये मुलाकात चल रही है। और अविनाश हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। अविनाश, 40 मिनट का समय हो चुका है, ये बैठक, ये जो मुलाकात है, ये अभी भी जारी है, क्या और अपडेट है इसे लेकर? देखिए, अगर बात किया तो तकरीबन अब 1 घंटे होने को आ रहे हैं जब अखिलेश यादव सर गंगाराम हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, और अभी भी ये मुलाकात जारी है। चूंकि अगर बात किया तो राजनीतिक मसलों पर भी काफ़ी विस्तृत बातचीत करनी है, क्योंकि जिस तरीके से रामपुर और आजमगढ़ में दोनों ही जगह पे समाजवादी पार्टी के दोनों वर्तमान सांसद, अगर बात करें तो अखिलेश यादव आजमगढ़ से थे और
आजम खान रामपुर से, तो दोनों ने इस्तीफा दिया है। इसके बाद ये उपचुनाव हो रहा है। 6 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है और 23 जून को वहाँ पे मतदान होना है। तो इस सिलसिले में भी मुलाकात हो रही है कि किस तरीके से दोनों सीट को फिर से रिटेन करे समाजवादी पार्टी, क्योंकि 2019 में समाजवादी पार्टी ने कुल 5 लोकसभा सीट जीती थी, जिसमें से अखिलेश यादव और आजम खान ने भी चुनाव जीता था। लेकिन दोनों ने जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में खुद की उम्मीदवारी की थी और दोनों चुनाव जीतने के बाद विधायक बनना मंजूर किए, सांसद पद से अपने इस्तीफा दिए हैं, उसके बाद अब ये उपचुनाव हो रहा है। तो लिहाजा समाजवादी पार्टी इसको कैसे फिर से रिटेन करे, इसको लेकर के अंदर बातचीत हो रही है। इसके अलावा जिस तरीके से पिछले 27 महीने आजम खान जेल में थे और जेल में जिस तरीके से तमाम तरह सियासत भी हुई उनके साथ, जेल में उनसे मिलने के लिए शिवपाल यादव जहां 2 बार पहुंचे, वही अखिलेश यादव जब नहीं पहुंचे तो तमाम तरह सवाल भी उठे। और आजम खान जब जेल से छूटकर 21 मई को वापस रामपुर आए थे तो प्रेस वार्ता में भी कहीं ना कहीं ये दुख उनका झलका था। साफ तौर पर उन्होंने अखिलेश यादव का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन इशारों में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनको इस बात का दुख है। तो लिहाजा अखिलेश यादव उनसे अब जब आजम खान बीमार हैं तो मिलने के लिए अस्पताल में पहुंचे हैं और दोनों नेताओं की ये मुलाकात चल रही है। क्योंकि अगर रामपुर जिले की बात करें तो रामपुर में जिस तरीके से आजम खान का एक रसूख है, आजम खान का दबदबा रहा है और उत्तर प्रदेश का मुस्लिम बाहुल जिला भी है रामपुर, तो लिहाजा किस तरीके से वहां पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े जिससे कि एक बार फिर से वहां पे विजय हो सके, किसको उम्मीदवार बनाया जाए, इस बात को लेकर के मंथन हो रहा है। और जिस तरीके से अगर बात करें तो आजमगढ़ में भी जिस तरीके से अखिलेश यादव ने वहां पे पूरा आजमगढ़ जिला 2022 के विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया है, तो कैसे वहां पे भी लोकसभा का सीट जीता जाए फिर से, इसको लेकर के दोनों नेताओं के बीच में अब मंथन बदस्तूर जारी है। जाहिर तौर से बात है कि बहुत सी ऐसी बातें होंगी जिसमें गिले शिकवे की भी बात होगी, दोनों नेता आपस में एक दूसरे से बात करेंगे और जो गिले शिकवे की तमाम तरह बातें हैं उसको भी दूर करने की कोशिश होगी। अभी भी ये मुलाकात जारी है, चूंकि काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात है। अखिलेश यादव अमूमन जब इस तरीके की मुलाकात करते हैं तो उसमें कई सारी बातचीत होती है। सियासी चर्चा पर आ जाएंगे या फिर जो मनमुटाव है अभी उसी को पाटने की कोशिश पहले होनी चाहिए, क्योंकि मुलाकात उसके बाद नहीं हुई। जब 20 तारीख को लौटकर आए जेल से आजम खान तो मुलाकात अखिलेश यादव से नहीं हुई। मनमुटाव की चर्चा लगातार हो रही थी, सुर्खियां बन रही थी। तो क्या पहला कदम मनमुटाव दूर करना होगा या फिर सियासत को लेकर चर्चा होगा? देखिए, अगर बात करें तो जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से आजम खान बीमार है तो पहले उनके स्वास्थ्य का कुशल क्षेम लिया गया होगा। आजम खान के स्वास्थ्य के बारे में अखिलेश यादव ने पूरी जानकारी ली होगी। उसके बाद जो तमाम सारे मसले हैं उस पर बातचीत हुई होगी और फिर अगर बात करें तो राजनीतिक मुद्दों को लेकर के बातचीत होगी। खासतौर से अगर बात करें तो जिस तरीके से लोकसभा का उपचुनाव होना है इसको लेकर के बातचीत होगी, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त के बाद अखिलेश यादव आजम खान से मुलाकात कर रहे हैं और इस दौरान बहुत सारी सियासी घटनाक्रम हुए हैं। और जिस तरीके से मुसलमानों का वोट बैंक अखिलेश यादव को 2022 के विधानसभा चुनाव में मिला है, समाजवादी पार्टी में इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि आजम खान अभी भी सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पे मौजूद है। तो लिहाजा किस तरीके से आजम खान के चेहरे का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी करे, किस तरीके से जो लोकसभा चुनाव होने हैं अभी 23 जून को जिसके लिए मतदान होना है उसमें किस तरीके से प्रयोग किया जाए, इन तमाम तरह मसलों को लेकर के बातचीत होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अब आजम खान को जमानत मिल गई है तो कैसे उनको लिए कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाए जिससे कि उनकी जो जमानत है वो नियमित हो सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब 20 मई को जमानत दी थी तो उनको अंतरिम जमानत दी थी। जस्टिस एल नागेश्वर राव ने साफ तौर पे कहा था कि आजम खान की ये अंतरिम जमानत है, 14 दिन के अंदर उनको नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में अपील करनी होगी। हाँ, जब तक निचली अदालत फैसला नहीं कर लेती है तब तक उनकी अंतरिम जमानत कायम रहेगी। तो यानी कि 20 मई को जो जमानत मिली थी उसकी अगर बात करें तो 14 दिन की जो मियाद है वो 3 जून को खत्म हो रही है। तो लिहाजा 3 जून तक आजम खान को अपने नियमित जमानत के लिए जो कोर्ट है वहां पे अपील करनी होगी और वहां पे किस तरीके से समाजवादी पार्टी समर्थन करे, किस तरीके से तमाम तरह जो कानूनी प्रक्रिया है उसको भी अपनाया जाए, इन तमाम सारी चीजों को लेकर के भी बातचीत होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार आजम खान के बेल का विरोध कर रही है, ऐसे में कैसे उनको नियमित बेल कराई जाए इसको लेकर भी बातचीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अविनाश, इस पर आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। 40 मिनट से अब ज्यादा का ही समय हो चुका है जब ये मुलाकात लगातार चल रही है। क्या अपडेट इस पर आगे आता है ये आपसे हम जरूर लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। यूपी विधानसभा चुनाव में करारी हार के 82 दिन बाद कांग्रेस महासचिव यूपी के दौरे पर आ रही हैं। दरअसल आज से यूपी में भी कांग्रेस का 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू होने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शामिल होंगी और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी तकरीबन दोपहर 2 बजे लखनऊ पहुंचेंगी और इस चिंतन शिविर में यूपी के नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मंथन भी होगा। आपको बता दें कि यूपी चुनाव के अंदर कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीटें जीत सकी, 2 सीटों पर वो सिमट गई। यानी इतिहास में कांग्रेस का अब तक का ये सबसे खराब प्रदर्शन यूपी में देखने को मिला है, जिसके बाद अब संगठन को फिर से मजबूत करने और 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रियंका गांधी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है।
हार के 82 दिन बाद फिर आई यूपी की याद। लौट के प्रियंका लखनऊ आई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बागडोर अपने हाथों में लेने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव के वक्त जिस एक्शन अवतार में नजर आई थी, उससे लग रहा था कि कांग्रेस के अच्छे दिन लौट आएंगे। लेकिन चुनाव में पार्टी को जब सिर्फ 2 सीटें ही खाते में आई तो कांग्रेस फिर से ठंडी पड़ती दिखाई दी। अब एक बार फिर यूपी कांग्रेस में नई जान फूंकने प्रियंका लखनऊ पहुंच रही हैं। 1 और 2 जून यानी आज और कल प्रियंका 2 दिवसीय यूपी दौरे पर पहुंच रही हैं, जहां वो लखनऊ में आयोजित चिंतन शिविर में प्रदेश पदाधिकारियों से चर्चा कर कांग्रेस की भविष्य की रणनीतियों पर बात करेंगी। यूपी कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में प्रियंका के साथ प्रदेश पदाधिकारी, जिला और शहर अध्यक्ष, पूर्व सांसद और विधायक, विधानसभा चुनाव 2022 और लोकसभा चुनाव 2019 के कुछ प्रत्याशी होंगे। साथ ही फ्रंटल संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष, विभाग और प्रकोष्ठों के प्रदेश चेयरमैन और अध्यक्ष, मीडिया प्रवक्ता भी शामिल होंगे। बैठक में यूपी के नए कांग्रेस अध्यक्ष पर भी चर्चा होगी। पार्टी के यूपी नेताओं ने बैठक की तैयारियां पूरी कर ली है। अब इंतजार प्रियंका का होगा जब दोपहर करीब 2 बजे वो लखनऊ पहुंचेंगी और चिंतन शिविर के जरिए कांग्रेस नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। खबर बागपत से, जहां पहिया टूटने के बाद गैस टैंकर में आग लग गई। आग लगने के बाद अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया वाहन। जानकारी के बाद पुलिस और फायरकर्मी मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नोएडा से अंबाला लेकर जा रहा था ये खाली टैंकर और इसी दौरान ये हादसा हुआ है, जहां पहिया टूटने के बाद गैस टैंकर में आग लग गई और आग लगने के बाद ये अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया। इस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां जानकारी के बाद तुरंत पुलिस और फायरकर्मी मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। और अब खबर नोएडा से, जहां चला है प्रशासन का पीला पंजा। नोएडा प्राधिकरण की अवैध फार्म हाउस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है, जहां सेक्टर 150 स्थित तिलवाड़ा के डूब क्षेत्र में अवैध फार्म हाउस पर चला है प्राधिकरण का पीला पंजा। इसमें भूमाफियाओं के हजारों वर्ग मीटर जमीन को खाली करवाया गया है। प्राधिकरण ओएसडी प्रसून द्विवेदी ने इनके नेतृत्व में ये सारी कार्रवाई की। नोएडा जिला प्रशासन का ये पीला पंजा चला है, जहां अवैध फार्म हाउस पर ये ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है। नोएडा प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। सेक्टर 150 स्थित तिलवाड़ा के डूब क्षेत्र में ये अवैध फार्म हाउस था, जिस पर पीला पंजा चला। उधर उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में लगातार न्यायालय के आदेशों पर 90 के दशक में पकड़े गए दस्यु के हथियारों को नष्ट करने का नहीं काम किया गया, बल्कि उन्हें जिला अधिकारी के आदेश पर सदर मालखाने में जमा करने के लिए भेज दिया गया। ये उस जमाने के सबसे महंगे हथियार बताए जा रहे हैं, जिनकी कीमत आज लाखों में होगी। साथ ही उस समय ये हथियार ज्यादातर इन दस्यु के पास ही मिला करते थे, जिनकी दहशत से आसपास के गांव, शहरों के लोग डर डर कर अपना जीवन यापन करते थे। तो थाने में कई वर्षों से पुराने जो वेपन्स थे, जो अवैध हथियार पुलिस द्वारा पकड़े जाते थे, उनको वॉश आउट किया गया है, उनको सबको डिस्ट्रॉय किया गया है न्यायालय के आदेश लेकर। इसी क्रम में जो थाना अयाना है, वहाँ पर कुछ असलहे थे जो पुराने हैं, जैसे एक LMG है, 315 बोर की है राइफल है, 303 डबल बैरल है, एक सेमी राइफल है। इनको डिस्ट्रॉय न करके इनको जो जिला अधिकारी हैं उनके आदेशानुसार इनको सदर मालखाना में डिपॉजिट किया जाए। बढ़ते हैं आगे बागपत से खबर, जहां एक फौजी ने मुख्यमंत्री से सोशल मीडिया पर दबंगों से अपनी जमीन मुक्त कराने के लिए गुहार लगाई है। फौजी सुनील कुमार का मुख्यमंत्री से गुहार लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी 23 बीघा कृषि भूमि को दबंगों से कब्जा मुक्त कराने की मांग कर रहा है। उसके मुताबिक उन्होंने 2019 में कृषि भूमि का सौदा किया था, लेकिन दबंगों ने तय राशि नहीं देने और भूमि पर स्टे करवा लिया। पूरा मामला बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के छज्जरपुर गांव का है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक फौजी आदमी की न्याय के लिए विनती। मेरी 23 बीघा जमीन छज्जरपुर बड़ौद
बागपत यूपी में बदमाशों ने कब्जा कर रखा है। मैं आतंकवादियों से लड़ सकता हूं, पर इनसे नहीं। 2019 में हमने अपनी जमीन रवि व पंकज सनोब महक सिंह गांव बावली यूपी को बेचना तय किया। रजिस्ट्री वाले दिन इन्होंने कुछ पैसे दिए और सभी चेक दिए। इनके बैंक में पैसे ही नहीं थे, चेक बाउंस हो गए, रजिस्ट्री पर स्टे हो गया। उसी दिन से इन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। बिजली कनेक्शन हमारे ही नाम है। यह जमीन से आमदनी कर रहे हैं और अफसरों को रिश्वत खिला रहे हैं। हम धक्के खा रहे हैं। सभी इनसे मिले हुए हैं। SHO बड़ौद, SDM बड़ौद, तहसीलदार, ये दोनों TS बड़ौद FIR नंबर 651, धारा 307, 506, 379, 504 और 138 एक्ट में वांटेड है। मेरी मुख्यमंत्री जी से विनती है, या तो मेरी जमीन छुड़वाई जाए या उसकी कुर्की की जाए और मेरा बिजली कनेक्शन काट दिया जाए। आपने तो बहुत से बदमाशों को सीधा कर दिया है। जय हिंद। सीएम योगी से गुहार लगाई है। देखना होगा कि कब तक इस पर एक्शन लिया जाता है। बढ़ते हैं आगे। पीलीभीत में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है, जिसे लेकर सत्यापन के दौरान जनपद में लगभग 1633 ऐसे अपात्र किसानों को चिन्हित किया गया जो आयकर दाता होने के साथ साथ गलत तरीके से पीएम किसान निधि का लाभ ले रहे थे, जिसे लेकर अब विभाग ने रिकवरी का नोटिस जारी कर सरकारी पैसे को वापस करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अब तक 57 अपात्र किसानों से कुल 5,14,000 की रिकवरी हो सकी है, जबकि अभी कुल 1,45,33,000 रुपए की रिकवरी होनी बाकी है। इसका गलत तरीके से विभाग ने भुगतान कर दिया था। जनपद में 3,08,740 किसान जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें से अभी तक 69% लोगों ने eKYC करा लिया है। भारत सरकार का निर्देश है कि किसी भी दशा में जिनको लाभ की प्राप्ति करनी है 31 मई 2022 तक eKYC करा लें, नहीं तो उनको अगली किस्त नहीं मिलेगी। किसान भाइयों से अनुरोध है कि जिन्होंने eKYC नहीं कराई है वो लोग अपना eKYC जन सुविधा केंद्र पर जाके करा लें या अपने स्वयं के मोबाइल पे भी करा सकते हैं। तो अब ये अपील इन लोगों से की गई है, जहां इस मामले में अब फिलहाल उन लोगों पर जिन्होंने गड़बड़ी की है उन पर एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही है। और अब बात उन छात्रों की जिन्होंने हाल ही में सिविल सेवा 2021 की परीक्षा में बाजी मारी है। गोरखपुर में 2 लाल ने परीक्षा में उत्तीर्ण होकर न सिर्फ प्रदेश का मान बढ़ाया है, बल्कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भी गौरवान्वित किया है। जबकि प्रयागराज की PCS अधिकारी अंशुल सिंह ने भी यूपीएससी में 435वीं रैंक हासिल कर कामयाबी की नई परिभाषा गढ़ी है। देखिए रिपोर्ट। गोरखपुर के इस दोनों लाल ने कमाल किया है। यूपीएससी 2021 के एग्जाम में परिणाम फतह कर दोनों ने न सिर्फ माता पिता और प्रदेश का नाम रोशन किया, बल्कि खुद सीएम योगी को भी फख्र महसूस कराया है और उनका मान बढ़ाया है। गोरखपुर से सांसद और अभिनेता रवि किशन तभी तो इनके घर सीएम योगी का संदेशा लेकर पहुंचे। गोरखपुर आज गर्व महसूस कर रहा है। मुझे महाराज जी को बड़ा गर्व हुआ, उन्होंने संदेशा दिया, कहा हम इनसे महाराज जी के संदेशा लेके आए हैं कि महाराज जी ने आपको बहुत साधुवाद दिया और बहुत आपने नाम किया। 54 नंबर पे आके ऑल इंडिया रैंक। अमेजिंग, वेरी वेरी प्राइड। मौजूदा वक्त में अर्पित गुप्ता IIT रुड़की से पढ़ाई पूरी कर गुड़गांव की एक कंपनी में काम कर रहे थे, तो केदारनाथ शुक्ला गोरखपुर सदर में लेखपाल पद पर तैनात हैं और दोनों ही मेधावी गोरखपुर के हरपुर बुधहाट के रहने वाले हैं। सिविल सेवा की परीक्षा क्रैक करने के बाद खुशी की कामयाबी पर इन दोनों का क्या कहना है वो भी सुनिए। मैंने कोई भी कोचिंग नहीं करी और मैंने अपने दूसरे प्रयास में ये परीक्षा सफलता प्राप्त की है। इससे पता चलता है कि ये एग्ज़ाम पूरी तरह से बिना कोचिंग के क्रैक किया जा सकता है और मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको यही चीज़ फॉलो करनी चाहिए। कि मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने भाई सर्वजीत और हमारे अधिकारी प्रथमेश सर, कुलदीप मीणा सर, इन लोगों का, सुमित महाजन सर का विशेष योगदान रहा है
उसके साथ साथ हमारे जितने भी हमारे सहयोगी कर्मचारी रहे हैं उन सभी लोगों ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है। न सिर्फ गोरखपुर बल्कि प्रयागराज की छात्रा अंशुल सिंह ने भी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 435वीं रैंक हासिल की है, जो मौजूदा वक्त में प्रयागराज में ही पीसीएस अधिकारी हैं और सीटीओ यानी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के तौर पर फिलहाल अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। अंशुल शुरू से ही आईएएस अफसर बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहती थी। उनका मानना है कि अगर सही मेहनत और पूरी ईमानदारी से तैयारी की जाए तो कामयाबी जरूर कदम चूमती है। जब भी मैं डाउन हुई तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट किया और तैयारी में देखिए मैंने यही किया कि नोट्स बना के पढ़ाई करी। मैं बुक से कम पढ़ती थी, मैं नोट्स करती थी, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रखा इस बारी। सो इस वजह से आई थिंक कि अच्छा रिजल्ट आया। साल 2018 से यूपीएससी में किस्मत आजमा रही अंशुल ने 5वें अटेम्प्ट में सिविल सेवा की परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। लिहाजा अपनी कामयाबी का श्रेय अंशुल माता पिता और परिवार के बाकी सदस्यों को देती है। अंशुल के पिता भी पीसीएस अफसर हैं और वर्तमान में आगरा में सीटीओ के पद पर तैनात हैं। अपनी बेटी की कामयाबी पर माता पिता का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। बहुत प्रसन्नता है, जो इन्होंने सपना देखा था वो पूरा हुआ है और मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी। तीनों बच्चों में इनका कभी LKG से कभी मुझे होमवर्क नहीं करवाना पड़ा, इनका बैग नहीं लगाना पड़ा, इनका कोई सामान यहाँ सब कुछ अपना डिसिप्लिन से रखती थी, करती थी। बेटी जब कामयाबी के शिखर को चूमती है तो नाज परिवार के साथ साथ प्रदेश और देश को भी होता है। लिहाजा यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव के साथ प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।